हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आई एग्जाम बी। यहाँ पे ना एक बहुत अच्छी न्यूज़ है। एक बहुत अच्छी रिपोर्ट आई है जहाँ पर ये जो रिपोर्ट है केयर एज ने एस्टिमेट किया है। जहाँ पर ये कह रहे हैं जो क्वार्टर थ्री है फाइनेंशियल ईयर 2024 का, जो कि स्टार्ट होता है अक्टूबर नवंबर दिसंबर, ये 3 महीने का जो आपका क्वार्टर थर्ड होता है। यहाँ पर इन्होंने ये बोला है कि जो हमारा एनएनपीए है वो आपका डाउन होता जा रहा है, यानी कि नेट नॉन परफॉर्मिंग एसेट। अब यहाँ पर ना मैं आपको बहुत सारी चीजें बताऊंगा। न्यूज क्या है उससे पहले मैं आपको ये बता देता हूँ। देखो, जीएनपीए यानी कि ग्रॉस एनपीए की अगर हम लोग बात करते हैं तो यहाँ पर बेसिकली तो जीएनपीए के बारे में बोला है और उसने बाद में यहाँ पे एनएनपीए के बारे में भी बोला है। 2.5 से 2.7% आपका फाइनेंशियल 2024 के लिए है और ये इम्प्रूव करेगा और ज्यादा। अब ये कितना आ जाएगा हमारा जीएनपीए? 2.1 से 2.4% बाय द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर 2025। यानी कि आप देख रहे हो 2024-25 में हमारा जो जीएनपी है ये इम्प्रूव होगा। इम्प्रूव होने का मतलब क्या है? भारत में जो बैंक्स है उनको घाटा कम होगा। ओके। अब ये जो डोमेस्टिक हमारी रेटिंग एजेंसी है केयर रेटिंग्स, उसने यहाँ पर इस चीज को बताया है। उनकी जो रिपोर्ट है, उनकी जो रिसर्च है, उसके हिसाब से ये इन्होंने अपनी ये जो रिपोर्ट है इसको तैयार किया है। मैं आपको बताऊंगा केयर रेटिंग्स क्या होती है, क्रेडिट इंफॉर्मेशन क्या होता है, ये सारा का सारा चीजें हम लोग आज डिस्कस करेंगे। जीएनपीए डिस्कस करूंगा मैं, एनएनपीए डिस्कस करूंगा। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें फाइनेंशियल 2019 से जीएनपीए इंप्रूव ही होता जा रहा है हमारा। ओके। अब यहाँ पर आपको 3.9% आपको देखने को मिलेगा फाइनेंशियल ईयर 2023 का। और यहाँ पर अगर हम लोग देखें फाइनेंशियल ईयर 2024 में तो हम 3% तक आने की कोशिश कर रहे हैं, या फिर 3% तक हम लोग आ चुके हैं। जो ये बात कर रहा है यहाँ पे 2.5 से 2.7% की ये लोग बात कर रहे हैं, तो हमने बिलो 3% भी अभी तक देख लिया है। अभी मार्च एंड नहीं हुआ है जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, तो आज लास्ट डे है मार्च का। तो यहाँ पर अब जो रिपोर्ट आएगी 10 दिन बाद, 15 दिन बाद, तब वहां पे आपको क्रिस्टल क्लियर पिक्चर देखने को मिलेगी कि भारत में कितना एनपीए रहा फाइनेंशियल ईयर 2024 में। वो भी अलग अलग क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज आपको बताएंगी, तो अलग अलग वो परसेंटेज हो सकता है। क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज क्या होती हैं? ये जो क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज होती हैं, ये कंपनी के जो डेप्टर्स होते हैं, आप तरीके से बोल दीजिए कंपनी ने किसी को लोन दिया है, कंपनी की फाइनेंशियल हेल्थ क्या है, तो ये बेसिकली उस चीज को रिसर्च करती है और ये कंपनी को बताती है कि आप जिसको लोन दे रहे हो क्या वो आपके लोन को वापस चुकाने में सक्षम है या नहीं है। ये इन चीज को यहाँ पर बताता है। जो आप लोन अमाउंट दोगे, क्या ये आपके लिए प्रॉफिटेबल है? कहीं आप ऐसे बंदे को लोन तो नहीं दे रहे हो जो वापस ही नहीं करेगा। अगर आपने विजय माल्या को लोन दे दिया तो वो तो भाग गया पैसे लेके। ओके। तो यहाँ पर आप देखोगे कि ये चीजें जो होती है बहुत जरूरी होती है। क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज भारत में ये कंपनीज को, ये बैंक्स को बताती हैं कि अगर आप इस बंदे को लोन देते हो, इस बंदे की जो हिस्ट्री है बिल्कुल सही नहीं है, आप इसको लोन देते हो तो आप अपने जिम्मेदारी पे, रिस्पॉन्सिबिलिटी पे आप दे सकते हैं। हालांकि ये ऑब्लिगेटरी नहीं है कि किसी क्रेडिट एजेंसी की रिपोर्ट को हम लोग फाइनलाइज कर दे किसी बैंक के लिए, ऐसा कुछ ऑब्लिगेटरी नहीं होता है। क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज 1980s में स्टैब्लिश होना स्टार्ट हुई थी इंडिया में, और इसको सेबी रेगुलेट करता है। सेबी के अंतर्गत अभी तक आपको 7 क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज देखने को मिलेंगी। अगर मैं मार्च 27 2024 की बात करूं तो एक्विट रेटिंग, ब्रिक वर्क रेटिंग, केयर रेटिंग बहुत ज्यादा ये, और ये काफी ज्यादा जो क्रिजिल है और केयर रेटिंग है काफी ज्यादा मानी जाती है भारत में। इसको काफी ज्यादा बैंक जो है, कंपनीज जो है, प्राइवेट इंस्टीट्यूशन जो है वो इसको फॉलो करते हैं। आईसीआरए लिमिटेड, इंडिया रेटिंग्स और इन्फोमेरिक्स वैल्यूएशन एंड रेटिंग प्राइवेट लिमिटेड, ये 7 अभी तक है। ये 7 रेटिंग्स क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज हैं, डोमेस्टिक हैं, भारत की हैं, और ये भारत के जो इंस्टीट्यूशंस हैं, प्राइवेट कंपनीज हैं, उसकी फाइनेंशियल हेल्थ को डिस्क्राइब करती हैं, बताती हैं। अब एक आपने ये देखा होगा कि भाई मेरा क्रेडिट स्कोर क्या है। तो बहुत से लोगों को यहाँ पे कंफ्यूजन रहती है कि सर मेरा जो क्रेडिट स्कोर है कहीं वो किसी डोमेस्टिक क्रेडिट रेटिंग एजेंसी ने तो नहीं बना रखा है। तो ऐसा नहीं है। ये जो आपकी क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज होती हैं ये अलग हैं, और क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनीज अलग हैं। भारत में जो क्रेडिट रेटिंग इंफॉर्मेशन कंपनीज होती हैं, ये कंपनीज लाइसेंस लेती हैं आरबीआई से, और आरबीआई ने इनके लिए
जो एक कानून बना रखा है वो है क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनीज रेगुलेशन एक्ट। और अनदर जो यहाँ पे कई बार अलग अलग रूल्स एंड रेगुलेशन आते रहते हैं आरबीआई के द्वारा, जिनसे ये इसको रेगुलेट करते हैं। अब आपने देखा होगा बहुत सारे भारत में प्राइवेट सेक्टर, पब्लिक सेक्टर बैंक है, वो किस इंफॉर्मेशन को देखती है, क्योंकि वो खुद तो इंफॉर्मेशन करती नहीं है, खुद तो वो सर्वे नहीं कर सकते हर किसी के घर में जाकर कि आप पैसा चुकाओगे या नहीं चुकाओगे। तो यहाँ पे ना आपने ट्रांस यूनियन सिविल स्कोर देखा होगा, आपने एक्सपीरियन एक्विफेक्स स्कोर देखा होगा, आपने सीआरआईएफ देखा होगा आपने। तो सबसे ज्यादा वाइडली जो यूज होता है वो होता है आपका सिविल स्कोर। अगर आपका सिविल स्कोर अच्छा है, बैंक आपका सिविल स्कोर चेक करेगा, चेक करने के बाद आपको उतना ही आपको लोन देगा। मान लीजिए अगर आपका स्कोर 750 से ऊपर है, तो आपको ये बोल सकते हो कि आप जितना मांग रहे हो उसका 90% लोन मिल जाएगा। अगर आपका 800 से ऊपर है, 850 से ऊपर है, तो आप जितना मांग रहे हो उसका 100% मिल जाएगा। हो सकता है कि ये आपको उससे भी ज्यादा दे दे, क्योंकि आपका स्कोर बहुत अच्छा है। सिविल एक प्राइवेट कंपनी है, पहली बात तो आप ये चीज को ध्यान देना, सिविल एक प्राइवेट कंपनी है। ये सिर्फ आपका क्रेडिट इंफॉर्मेशन देती है बैंक को, और बैंक इसी के आधार पर आपको लोन देता है। सिविल स्कोर 300 से 900 के बीच में स्कोर करता है। किसी ने आज तक कोई भी लोन नहीं लिया तो उसका यहाँ पे जीरो दिखाता है। और यहाँ पे मिनिमम आपको 6 मंथ की क्रेडिट हिस्ट्री बनानी पड़ेगी, तभी जाकर आपको कोई ना कोई पॉइंट यहाँ पे मिलेगा, 450 मिलेगा, 500 मिलेगा, 600 मिलेगा। तो आपको 6 मंथ आपके पास लोन चलता हुआ होना चाहिए। आप लोन लिया आपने, आप उसे 6 महीने से पे कर रहे हो और वो खत्म हो चुका है, तो जब आप अपना क्रेडिट स्कोर चेक करोगे तो यहाँ पे क्रेडिट स्कोर आपका 400, 500, 600 जितना भी ये दिखाएंगे उसके हिसाब से वो आपका यहाँ पे शो हो जाएगा। अमूमन अमूमन 740, 750 से ऊपर के स्कोर अच्छे माने जाते हैं। यहाँ पे आपको बिना किसी प्रॉब्लम के लोन मिल जाता है। ये काम है क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनीज का भारत में। अब जी अब समझ लेते हैं जीएनपीए क्या होता है। जीएनपी का मतलब होता है टोटल होता है आपके लोन एसेट का, जो कभी भी किसी ने रिपे नहीं करे, किसी बोरोवर ने कोई रिपे नहीं किया 90 डेज में, क्या पता 90 डेज के बाद ये रिपे कर दे या कुछ पोर्शन दे दे। तो ये होता है आपका जीएनपीए, यानी कि ग्रॉस नॉन परफॉर्मिंग एसेट, जिसके तहत 90 डेज का टाइम पीरियड आपको देखने को मिलता है। अगर किसी व्यक्ति ने 90 दिनों तक वो लोन की अमाउंट नहीं चुकाई, तो वो पीएनबी या फिर एसबीआई या फिर किसी भी बैंक के जीएनपीए में ऐड हो जाता है, वो पैसा जो पैसा इन्होंने इसको लोन दिया था। नेट नॉन परफॉर्मिंग एसेट, अब कई बार क्या होता है, बैंक जाता है उसके घर पे कुर्की कर लेता है। कुर्की करने के बाद यहाँ पे कुछ पैसा बैंक को मिल जाता है। मान लीजिए 100 रुपए इन्होंने लोन दिया था, 70 रुपए इन्होंने इसके घर को, इसके प्रॉपर्टी को बेचकर ले लिया, तो 30 रुपए कहाँ पे आता है? अब ये आ गया आपका नेट नॉन परफॉर्मिंग एसेट, यानी कि ये है आपका रियल लॉस, ये आपका एक्चुअल लॉस है जो बैंक ने किया था। नहीं तो अगर जीएनपी देखोगे तो जीएनपी के हिसाब से इसका 100 रुपए लॉस होता था। ठीक है, बेसिक डिफरेंस समझा देता हूं आपको। पहली बात तो ये इफेक्ट करता है आपकी इक्विटी को, गुडविल को। ठीक है, ये प्रॉफिटेबिलिटी, मान लीजिए कोई कंपनी है उसकी प्रॉफिटेबिलिटी पे इफेक्ट करता है नेट एनपीए। ओके, ये एक्चुअल लॉस नहीं होता, क्योंकि ये इसके बाद बैंक कुर्की करता है किसी हिसाब से, उसको पैसे वापस लेने की कोशिश करता है। मान लीजिए उसको 1 साल का और टाइम दे देता है कि आप 1 साल में कर दीजिए, आप कोई बात नहीं, आप कुछ पोर्शन दे दीजिए। तो ये आपका एक्चुअल में जाके जो वो दे देता है, उसके बाद जो माइनस होता है वो आपका नेट एनपीए में आता है। यहाँ पे 90 डेज का डिफॉल्ट होता है, यहाँ पे कोई भी डिफॉल्ट पीरियड नहीं होता है। ये चीज का आप लोगों ने यहाँ पे ध्यान देना है। हम देखेंगे उन बैंक्स को जिनका Q3 में 2023-24 में नेट एनपीए, यानी कि अगर हम बात करते हैं जो एनपीए था, यहाँ पे हम ग्रॉस और नेट की बात नहीं कर रहे हैं, वो हाईएस्ट था। अब ये हर कंपनी के हिसाब से अलग अलग हो सकता है, कहीं से भी ऑफिशियल जारी अभी तक नहीं हुआ है। बैंक ऑफ इंडिया सबसे हाईएस्ट एनपीए के साथ सबसे ऊपर है Q3 में फाइनेंशियल ईयर 2024 में, जिसका है एनपीए 1.41%। यूबीआई की अगर हम लोग बात करें तो उसका एनपीए 1.8% है Q3 फाइनेंशियल 2024 में। पीएनबी का भी थर्ड रैंक आता है, 0.96% एनपीए है Q3 फाइनेंशियल 2024 में। बैंक ऑफ बड़ौदा का 0.7% है दिसंबर क्वार्टर फाइनेंशियल 2024 में। एसबीआई भी पीछे नहीं है, आपको यहाँ पे 0.64% का एनपीए देखने को मिलता है Q3 फाइनेंशियल ईयर 2024 में। तो ये कुछ बैंक्स थे जिनका एनपीए बहुत हाई है। ये आपका बैंक ऑफ इंडिया है।
हर कंपनी के हिसाब से हर बैंक अलग अलग हो सकता है। उनकी रिसर्च, उनकी रिपोर्ट में किस बैंक का नाम सबसे ऊपर आता है, ये डिपेंड करता है उनकी रिपोर्ट पे और उनके असाइनमेंट पे, उनके रिसर्च वर्क पे। तो ये चीजें आपको यहाँ पे ध्यान देना है। मैंने आपको बता दिया है कि जीएनपीए और एनएनपीए में क्या क्या फर्क है अभी, वो आप देख सकते हो। क्वार्टर यहाँ पे फाइनेंशियल आप यहाँ पे देख लो, जो कि मैंने आपको बताया था उतना यहाँ पे रहने की उम्मीद है। ये लाल वाला जीएनपीए है और नीला वाला एनएनपीए है। तो ये एक अच्छा साइन है हमारे बैंकिंग सेक्टर के लिए कि उनका एनपीए कम हो रहा है। एनपीए कम होगा तो उनके पास लिक्विडिटी ज्यादा रहेगी, लिक्विडिटी ज्यादा होने से वो बैंक अच्छे से सरवाइव कर पाएगा। ओके। और मैं जेन्युइनली आप लोगों का जो भी कमेंट है, जो भी आप लोगों की राय है, वो मैं सुनना चाहूंगा। कमेंट में आप लोग लिख सकते हो, मैं जरूर आप लोगों का रिप्लाई करूंगा। मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड जय हिंद।